जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एनकेएम स्टडी पॉइंट में। जी, आज हम फिर से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन पीडीएफ से संबंधित आगे के प्रश्न देखेंगे। चलिए हम आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के पहला प्रश्न में पूछा गया है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन ए है 8, या ऑप्शन बी है 13, या ऑप्शन सी है 18, या ऑप्शन डी है 29। तो हम तांबा कॉपर के बारे में जान लेते हैं। हमारा कॉपर का परमाणु संख्या हमारा 29 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 1 होता है। यानी कि इसके पहले कक्ष में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में हमारा 18 एवं चौथे में हमारा 1 होता है। यह हो गया हमारा पहला, यह हमारा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अतः इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। यानी जो आप नीचे ऑप्शन में देख रहे हैं 4, इन्हीं में से पूछा गया कि कौन सा पदार्थ अर्धचालक है। यानी अर्धचालक वैसा पदार्थ होता है जो जिस पदार्थ की चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूरेका, या ऑप्शन बी है एब्रोनाइट, या ऑप्शन सी है मैग्नीज, या ऑप्शन डी है जर्मेनियम। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा जर्मेनियम होता है यह एक अर्धचालक पदार्थ यानी सेमीकंडक्टर है तथा हमारा कार्बन और इसके साथ कार्बन के साथ हमारा सिलिकॉन भी अर्धचालक पदार्थ होता है। ये दोनों आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, नियोन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, या ऑप्शन बी है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, या ऑप्शन सी है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, या ऑप्शन डी है एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो देखिए हमारा ये मान लीजिए हमारा नियोन ध्रुवता यानी नियोन लैंप हो गया तथा इसमें हम जब एसी करंट देते हैं तो हमारा इस बल्ब में या नियोन लैंप में हमारा दोनों तरफ इलेक्ट्रोड यानी बल्ब लगे होते हैं। तो जब इसमें हम एसी करंट देते हैं तो हमारा दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालें। यानी इस न्यूमेरिकल को पूछा गया है। तो देखिए हमारा विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है वह यूनिट में, उसका सूत्र होता है यानी खपत बराबर P इंटू टी बाई 1000। तो हमारा P यहाँ पर है 500 तथा T हमारा है 5 घंटे और 1000 से हम भाग दे देंगे। तो हमारा कट कर इसका आंसर आ जाएगा 2.5। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.5। अतः इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.5। यानी जो हमारा खपत निकालते हैं हम घर का या किसी भी बल्ब जलाते हैं, अगर उसका खपत निकालना हो तो उस बल्ब की शक्ति एवं हम उस बल्ब या उस उपकरण को कितने समय तक यूज करते हैं, उन दोनों का गुणनफल तथा उनके गुणनफल को 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा। यूनिट को हम यानी जो आ जाएगा आंसर उसको यूनिट कहते हैं, या यूनिट को हम KWA भी कहते हैं, यानी किलोवाट KWH किलोवाट आवर्स। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 100 वाट 250 से रेटिंग बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी इसमें आपको R का मान निकालना है और हमारा एक फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तो R बराबर हो जाएगा हमारा V² बाई P, यानी
तो भी का हमारा मान 250 है, तो 250 गुणे 250 और बटा में 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 625 आ जाएगा। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा और 25 25 गुणे 625। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी बल्ब है उसका मान लीजिए क्षमता 100 वाट है तथा उसमें 250 वोल्ट की बिजली हम सप्लाई करते हैं, तो उस बल्ब का प्रतिरोध हमारा 625 ओम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दोस्तों ये सारे न्यूमेरिकल हमारे ITI CBT एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखिए। हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा नियम यह कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के बराबर होता है। यानी यह कोई बंद विद्युत परिपथ हो गया, इसमें मान लीजिए कोई बल्ब या कोई भी उपकरण लगा है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नियम कहता है कि लगाया गया वोल्टेज यानी भी वोल्टेज पात यानी भी ड्रॉप के हमारे बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए है ओम का नियम, या ऑप्शन बी है प्रतिरोध का नियम, या ऑप्शन सी है किरचॉफ का पहला नियम, या ऑप्शन डी है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम। यानी कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है, यह हमारा किरचॉफ के दूसरे नियम से मालूम चलता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 240 वाट बाई 220 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा श्रेणी में इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आ जाए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास श्रेणी के लिए एक ट्रिक होता है। श्रेणी के लिए हमारा ट्रिक होता है वाट, यानी जितना बल्ब की क्षमता है वाट बाटा में बल्ब की संख्या। तो हमारा वाट कितना है 200 और बल्ब कितने हैं 2, तो अतः इसको काटा कर हमारा ऑप्शन 100 वाट आ जाएगा। तो अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई भी बल्ब 200 वाट के 240 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तो उसमें अगर शक्ति निकालना हो तो उसे हम उस वाट जितना वाट दिया है उससे तथा बल्ब की संख्या से गुणा कर देंगे, तो वह हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। तथा अगर हमें यही समानांतर क्रम में निकालना हो, यानी समानांतर क्रम में, तो हम समानांतर क्रम के लिए वाट गुणे बल्ब की संख्या कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए है RT बराबर R1 R2 प्लस R3। तो ये नहीं, ये बी है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या सी है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एवं डी है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो समानांतर परिपथ में हम किसी भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध 1/R1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा श्रेणी क्रम का होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ओम मीटर का पठकांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। यानी जो आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसे यह हमारा ओम मीटर है, तथा यह जो आप ये R2 प्रतिरोध, ये इसे यहाँ पर यह R2 प्रतिरोध है, यह हमारा R2 प्रतिरोध खुला हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि R2 प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है शून्य पठकांक पर संकेत करेगा, या ऑप्शन बी है अनंत पठकांक पर संकेत करेगा, या ऑप्शन सी है परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, या ऑप्शन डी है R1 और R3 प्रतिरोध के योग के मान के बराबर होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई भी
अगर उपकरण या प्रतिरोध जुड़ा हो, अगर वह उपकरण खुला हो तो उसमें हमारा प्रतिरोध यानी आर अनंत होता है। अनंत का साइन हमारा इन्फिनिटी ऐसा होता है, तथा उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका मान शून्य होता है। यानी अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि कोई भी उपकरण जुड़ा हुआ है तथा वह परिपथ खुला है तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा, तो उसमें प्रतिरोध हमारा अनंत होता है, तथा उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो हमारा शून्य के बराबर होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है हमसे कि यदि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो चालक होता है यानी चालक जब प्रतिरोध होता है वो हमारे चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती एल, तथा हमारे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दोगुना तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 4 गुना तक कम हो जाएगा, या ऑप्शन सी है आधा तक कम हो जाएगा, या ऑप्शन डी है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम व्यास को दोगुना कर दें तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वह 4 गुना कम हो जाता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी चालक का व्यास अगर हम दोगुना कर दें तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो हमारा 4 गुना कम हो जाता है। और जो हमारा प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती, यानी कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम जितने मोटा तार यानी जितने मोटे तार का यूज करेंगे उस तार का प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा। आज के लिए इतने ही प्रश्न, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।